अच्छा, ये आपके सामने स्ट्रक्चर किसका है? नेफ्रॉन का है। नेफ्रॉन मेन फंक्शनल यूनिट है किसका? किडनी का। मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। और किडनीज के इस फंक्शनल यूनिट को अगर देखें तो ये तकरीबन क्या है? देयर आर ओवर 1 मिलियन इन ईच किडनी। एक किडनी में नेफ्रॉन की तादाद क्या है? 10 लाख के लगभग होती है। तो नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हैं बुनियादी तौर पर। एक पार्ट इसका क्या कहलाता है? वन पार्ट इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्पसल और दूसरा पार्ट इसका कहलाता है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल ये दो चीजों से बना हुआ है। एक इसके अंदर क्या है? बहुत सारी कैपिलरीज एक जगह पर इकट्ठी जमा हुई हैं, उसने एक गुच्छा सा बनाया है, क्लस्टर सा बनाया है, तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस के बाद ये जो ब्लैक कलर से हमने यहां पर शो किया है, सो दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। एक साइंटिस्ट जिसने इसको एक्सप्लेन किया था, विलियम बोमेन जो है, उसके नाम पर इसको हम क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। दूसरा हिस्सा है ट्यूब्यूल। तो ये रीनल ट्यूब्यूल मुश्तमिल होता है मुख्तलिफ तरह के ट्यूब्यूल्स पर। कन्वोल्यूटेड का मतलब ये होता है कि उसने क्या है? पेच और खम खाए हुए हैं। तो पहला जो है रीनल कॉर्पसल के क्या है? करीब है। करीब के लिए हम किसका वर्ड यूज करते हैं? प्रॉक्सिमल का वर्ड यूज करते हैं। सो ये जो पेच और खम खाए हुए हैं ये मुख्तलिफ क्या है? इसके अंदर टर्न्स या फोल्ड्स हैं और ये करीब है। करीब के लिए प्रॉक्सिमल का वर्ड यूज होता है। सो दिस इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और वो के जो इससे दूर है ये वाला, तो दूर के लिए डिस्टल का हम वर्ड यूज करते हैं। दिस इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद क्या है? तो ये यू शेप जो स्ट्रक्चर है ये लूप है, तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज रिगार्डेड एज लूप ऑफ हेनले या हेनल के लिए। सो लूप ऑफ हेनले जो है इसके अंदर से क्या है? इसके अंदर से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट गुजरेगा और लास्ट में क्या है? लास्ट वन इज कलेक्टिंग डक्ट। आखिरी वाला क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। सो रीनल कॉर्पसल, रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल में दो चीजें, ग्लोमेरुलस और साथ में बोमेन्स कैप्सूल। रीनल ट्यूब्यूल में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। नेफ्रॉन की पोजीशन जो है उसकी बेस पर नेफ्रॉन की दो टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। एक को हम क्या कहते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं और दूसरे को हम जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। इस लेक्चर के पहले से कल हमने जनरली सिर्फ उन पार्ट्स के बारे में गुफ्तगू की थी जो कि नेफ्रॉन के हैं। अब ये के खास तौर पे नेफ्रॉन का वो पार्ट जो कि ये है, सही, जिसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम तो बहुत लंबा है, फ्रेडरिक गुस्ताव जैकब हेनले। इस साइंटिस्ट के नाम और उसकी जो कंट्रीब्यूशन थी नेफ्रॉन के ऊपर और पर्टिकुलरली इस पार्ट के फंक्शन के वजह से, यानी उसको जो उसने एक्सप्लेन किया था, तो उस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? वी कॉल इट लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले का जो लेंथ है और फिर खास तौर पे इसकी पोजीशन और पूरा नेफ्रॉन उसकी पोजीशन भी अगर ले तो देयर आर टू टाइप्स। ये कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स हम स्टडी करते हैं, ठीक है। एक नेफ्रॉन को हम क्या कहते हैं? एक नेफ्रॉन को हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं और दूसरे नेफ्रॉन को हम जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन की टाइप्स कितनी है? नेफ्रॉन की दो टाइप्स हम स्टडी करेंगे। अब इस डायग्राम को अगर देखें और किडनी को देखें, किडनी में हम ये कहते हैं कि आउटर पार्ट इसका क्या कहलाता है? आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्टेक्स और रीनल कॉर्टेक्स के बाद जो इनर पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज रीनल मेडुला। इसको हम क्या कहते हैं? रीनल मेडुला कहते हैं, राइट। अच्छा, वो नेफ्रॉन जिसका ज्यादातर हिस्सा
रीनल कॉर्टेक्स के अंदर है, यानी सपोज दैट वी से कि यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, ये कॉर्टेक्स का रीजन है, रीनल कॉर्टेक्स। और इसके बाद ये जो पोर्शन है दिस इज रीनल मेडुला। तो वो नेफ्रॉन जिसका मेजर हिस्सा किस में है, कॉर्टेक्स के अंदर है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है इसका परसेंटेज क्या है, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का परसेंटेज किडनी के अंदर कितना है, ये 70 to 80%, यानी ज्यादातर नेफ्रॉन्स जो हैं ये क्या है, ज्यादातर नेफ्रॉन्स कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं। दूसरा जो नेफ्रॉन है दैट इज जक्स्टा मेडुलरी, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो इस नेफ्रॉन में क्या है, मेडुलरी हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका एक पोर्शन किसके अंदर एक्सटेंड हुआ है, मेडुला के अंदर एक्सटेंड हुआ है। और ये जंक्शन यानी कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पर मौजूद है। इसका परसेंटेज कितना है, तो जो रिमेनिंग परसेंटेज है यानी 20 से लेकर 30% जो नेफ्रॉन होंगे किडनी के, दोस आर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब दोनों के अंदर आप गौर करें तो किसके अंदर जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, तो इसका कौन सा पोर्शन, इसका ये जो लूप ऑफ हेले है, लूप ऑफ हेले थोड़ा सा आया हुआ है किसके अंदर, मेडुला के अंदर, जबकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन इसका ये जो लूप ऑफ हेले है ये क्या है, दिस इज डीप इन द मेडुला, ये मेडुला के अंदर क्या आया हुआ है, डीप आया हुआ है। इस लूप ऑफ हेले को अगर आप देख लें तो इस लूप ऑफ हेले में कैपिलरीज का एक नेटवर्क मौजूद होता है, और ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क है इसने इस पूरे लूप ऑफ हेले को कवर किया होता है। तो कैपिलरीज के इस नेटवर्क को क्या कहते हैं, इस नेटवर्क को वासा रेक्टा कहते हैं, ठीक है। वासा रेक्टा वो खास पोर्शन है जो कि ट्यूब्यूल के बाहर, ट्यूब्यूल के बाहर कैपिलरीज पर मुश्तमिल है। ट्यूब्यूल के बाहर जो कैपिलरीज होती हैं, पेरी का मतलब है बाहर, और ट्यूब्यूल के बाहर, तो दीज आर रिगार्डेड एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। इनको हम क्या कहते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का वो हिस्सा जो कि किसमें है, वो हिस्सा जो कि लूप ऑफ हेले को सराउंड कर रहा है उसको हम वासा रेक्टा कहते हैं। वासा रेक्टा मुख्तसर होगा या कम कैपिलरीज के नेटवर्क पर मुश्तमिल होगा किसमें, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर वासा रेक्टा वो क्या होगा, वासा रेक्टा का एक डेंस नेटवर्क मौजूद होगा। तो सबसे पहले इनके डिफरेंसेस जो है उसको अगर हम देख लें, यानी ये एक तरफ हमारे पास आ गई नेफ्रॉन की टाइप, और दूसरा हम उसके साथ साथ उसके फीचर जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। पोजीशन की अगर बात करें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन मेजरली कहां पर मौजूद है, ये कॉर्टेक्स के अंदर है, और ये किसके अंदर है, ये कॉर्टेक्स प्लस मेडुला। रीनल कॉर्पसल की अगर बात करें तो रीनल कॉर्पसल क्या है, रीनल कॉर्पसल कॉर्टिकल नेफ्रॉन का किसमें है, कॉर्टेक्स के अंदर है, और ये कहां पर है, नियर मेडुला है कॉर्टेक्स के अंदर लेकिन किसके करीब है, यानी कॉर्टेक्स के अंदर है लेकिन मेडुला के बिल्कुल करीब होगा। लूप ऑफ हेले कॉर्टिकल नेफ्रॉन का क्या है, शॉर्ट है, और इसका क्या है, लॉन्ग। वासा रेक्टा जो है इसके अंदर क्या है, वासा रेक्टा जो है इसमें चंद कैपिलरीज पर मुश्तमिल है। इसके अंदर जो वासा रेक्टा है, इधर देखिए बातें न करें, इधर जो वासा रेक्टा है वो क्या है, यहां पर जो वासा रेक्टा है ये डेंस कैपिलरीज से बना हुआ है, बहुत सारी कैपिलरीज का एक गुच्छा है, नेटवर्क होगा। अब ये जो वासा रेक्टा है इसका मेन रोल क्या है, इसका मेन रोल ऑस्मो रेगुलेशन है, यानी जब बॉडी में पानी को स्टोर करना हो, कंजर्व करना होगा, तो एक में से पानी की क्या हो जाएगी, रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी। यानी अगर जनरल फिगर की हम बात करें तो ब्लड पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, इस ब्लड की मिकदार कितनी है, इस ब्लड की मिकदार जो है वो 5 लीटर है, कितनी है, 5 लीटर। लेकिन ये किडनी से बार बार होकर जब गुजरता है तो इस सारे को अगर कैलकुलेट हम कर लें
तो इस सारे का फिगर कितना बनेगा? इस सारे का फिगर बनेगा तकरीबन 2000 लीटर। कितना? यानी किडनीज में से कितना, किडनीज में से रोजाना 2000 लीटर ब्लड गुजर रहा है। इस 2000 लीटर ब्लड के अंदर 180 लीटर क्या बनता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है। अब इसका मतलब क्या है? ये ग्लोमेरुलर से, यहां से जो कुछ निकल रहा है वो कहलाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। लेकिन यूरिन जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितना है? वो 1 से 2 लीटर पर डे है। यानी पर डे 2000 लीटर ब्लड पास हो रहा है किडनीज में, सही। उसमें से 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, लेकिन निकलता किस शक्ल में? जो यूरिन की शक्ल में निकलता है वो सिर्फ 1 to 2 लीटर है। तो बाकी के साथ क्या होता है? बाकी की रीएब्जॉर्प्शन होती है। रिमेनिंग is reabsorbed। ठीक है। अब ये जो रिमेनिंग की रीएब्जॉर्प्शन हो रही है उसमें यहां प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी हो रही है, और किसके अंदर होगी? लूप ऑफ हेले से पानी और दीगर एसेंशियल चीजें वो आ जाएंगी वापस किसके अंदर? ब्लड के अंदर आ जाती हैं। यानी आप यूं समझें कि यहां पर खून में दो चीजें सिर्फ रह जाती हैं, एक ब्लड के सेल्स और दूसरा ब्लड के प्रोटीन्स। ब्लड के सेल्स और ब्लड के, ये दो चीजें यहां खून में रह जाती हैं। बाकी सब कुछ किसमें आ जाता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है इसके अंदर आ जाता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से फिर एसेंशियल चीजें और खास तौर पे वाटर वापस क्या होता है? री का मतलब क्या है? वापस एब्जॉर्ब, यानी खून से निकला था और वापस किसमें आ गया? खून के अंदर वापस आ गया। इसको रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो रीएब्जॉर्ब हो जाता है वाटर और दीगर कंपोनेंट्स। उसमें मेन रोल इस वासारेक्टा का है और उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन जो है ये रोल है किसका? यानी ये कर रहा है एट लो स्केल और ये करता है एट लार्ज स्केल। बड़े पैमाने पर जो ऑस्मो रेगुलेशन है ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का काम है। तो एक वो नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स के रीजन के अंदर है और दूसरा वो के जो मेडुलरी रीजन के अंदर है, या खास तौर पे इसका जो लूप ऑफ हेले है ये डीप अंदर आया हुआ है किसके अंदर? मेडुला के अंदर आया। अब आते हैं किस चीज की तरफ के नेफ्रॉन की फंक्शनिंग किस तरीके से होती है। देखिए नेफ्रॉन का जो पहला पार्ट है, जैसे कि इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया, दैट इज रीनल कॉर्पस। अब कुछ बेसिक बात जो है उसको आप समझ लें। पहले अगर हम रीनल कॉर्पसल की बात कर लें, इसकी बात कर लें, रीनल कॉर्पसल जो है इसकी हम बात करें, तो असल में यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है एक काम के जिसमें ब्लड, किससे? ब्लड में से चीजें जा रही हैं, किसमें? ब्लड से मुख्तलिफ चीजें जा रही हैं और ये जाकर शामिल हो जाएंगी किसमें? ये आ जाएंगी इन ट्यूब्यूल। किसमें आ जाएंगी? ट्यूब्यूल के अंदर आ जाएंगी, या बोमेन्स कैप्सूल जो है उसके अंदर आ जाएंगी। दूसरे स्टेप में क्या है? दूसरे स्टेप में ये कि इस ट्यूब्यूल के अंदर पर्टिकुलरली ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इस ट्यूब्यूल में से जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं, जो क्या हैं? यूजफुल कंपोनेंट्स हैं, वो वापस चले जाएंगे किसमें? यूजफुल कंपोनेंट्स हैं वो वापस आ जाएंगे ब्लड के अंदर। किसके अंदर वापस आ जाएंगे? ब्लड में वापस आ जाएंगे। यानी यहां बहुत सारी चीजें फिल्टर हुई, उसमें जो काम की चीजें थी वो वापस किसके अंदर आ गई? ब्लड के अंदर आ गई। और तीसरे नंबर पे खास तौर पे जो कलेक्टिंग डक्ट है, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर होता ये है कि कुछ टॉक्सिन्स अगर रह गई हैं, क्या रह गई हैं? कुछ टॉक्सिन्स अगर रह गई हैं, यानी जहरीली चीजें रह गई हैं, या बास हाइड्रोजन आयन वगैरह जो है वो, तो उनकी ट्रांसपोर्ट होती है, या एक खास तरह का केमिकल है जो कि यूरिन को क्या करता है? यूरिन को मीडिएट करता है। तो वो ब्लड से आएगा किसके अंदर? वो ब्लड से आएगा वापस ट्यूब्यूल में। अब ये तीन काम हो गए। पहले स्टेप में ब्लड से चीजें आ रही हैं ट्यूब्यूल के अंदर, ये क्या है? दिस इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कैसे हो रही है? फिल्ट्रेशन ऐसे हो रही है कि ये जो
स्ट्रक्चर है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से चीजें आ रही हैं, किसमें? ग्लोमेरुलस से चीजें आ रही हैं बोमेन्स कैप्सूल में। किसमें आ रही हैं? विलियम बोमेन जो है उसके नाम पर बोमेन्स कैप्सूल। तो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आ गई। बोमेन कैप्सूल में जो चीज आई उसको हमने क्या नाम दिया? उसको हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम दिया। यानी सपोज दैट यहां पर जो चीज बनी है, सो वी हैव नेम इट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अच्छा, इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से क्या होगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ये है और इसमें से यूजफुल चीजें वापस आ जाएंगी किसमें? ब्लड के अंदर। तो वापस आने का मतलब क्या हुआ? वापस आने का मतलब है रीएब्जॉर्प्शन। क्या मतलब है? रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा काम कहां पर हो रहा है? तो ये कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर हो रहा है। ब्लड से चीजें आ रही हैं किसमें? ये क्या है? दिस इज ट्यूब्यूल। ये क्या है? ट्यूब्यूल। तो ब्लड से ट्यूब्यूल्स में चीजें आ रही हैं, दिस इज ट्यूबुलर सीक्रेशन। ये क्या है? ट्यूबुलर सीक्रेशन। अब आ जाए वापस के फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे, किस तरीके से हो रहा है। देखिए, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में जो ब्लड कैपिलरीज एक नेफ्रॉन के अंदर आती हैं, तो वो ब्लड कैपिलरी जो खून लेकर आ रही है, ये वाली, इसको कहते हैं एफरंट आर्टेरियोल। एफरंट आर्टेरियोल से कैपिलरीज का एक गुच्छा बना हुआ है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। इस गुच्छे में से ब्लड वापस जाएगा किसके जरिए? इफरंट आर्टेरियोल के जरिए। दोनों के डायमीटर में क्या है? 50% डिफरेंस है। किसका? 50%। आप यूं कह सकते हैं कि इसका जितना डायमीटर है उससे 2 गुना डायमीटर किसका है? इसका है। यानी वो चीज जो खून को लेकर आ रही है, वो चीज जो किसको लेकर आ रही है? खून को लेकर आ रही है, इसका डायमीटर क्या है? इसका डायमीटर ज्यादा है। और वो जिसके जरिए से खून बाहर निकल रहा है उसका डायमीटर क्या होगा? उसका डायमीटर कम होगा। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये कि यहां से ज्यादा करंट आ रहा है, यहां से चैनल नैरो है, तो ये प्रेशर बिल्ड करेगा। क्या बिल्ड करेगा? प्रेशर। जब ये प्रेशर बिल्ड करेगा तो उस प्रेशर की वजह से यहां से ब्लड से चीजें आ जाएंगी आराम से किसके अंदर? बोमेन्स कैप्सूल जो है उसके अंदर आ जाएंगी। अब बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ये जो फिल्ट्रेशन हो रही है, तो ये अकेला इसकी वजह से नहीं है। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर ये देखिए, फर्ज करें ये ब्लड कैपिलरी है, दिस इज ए ब्लड कैपिलरी ऑफ ग्लोमेरुलस। किसकी ब्लड कैपिलरी है? ग्लोमेरुलस की ब्लड कैपिलरी है। इसमें खास तरह का एपिथेलियम है जो कि पोरस होता है। क्या होता है? पोरस होता है। उसको स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम। चलिए गौर से देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है? तो ये हमने स्ट्रक्चर बनाया इस रीनल कॉर्पसल का। रीनल कॉर्पसल में ये जो रीजन अभी मैं बना रहा हूं या जिसको मैं ब्लैक से जाहिर किया, तो ये कौन सा रीजन है? ये बोमेन कैप्सूल का है। किसका है? बोमेन कैप्सूल। और ये जो कैपिलरी है जिसके अंदर ब्लड ट्रेवल कर रहा है, क्या ट्रेवल कर रहा है? ब्लड। तो ये ग्लोमेरुलस है। अब ग्लोमेरुलस के ऊपर खास तरह के सेल्स हैं, ठीक है। यानी सपोज दैट मेरा हाथ कह लें कि ये सेल है और इस सेल में से क्या है? इस सेल में से एक्सटेंशंस निकले हुए हैं जो कि डीप आ रहे हैं किसके अंदर? ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ रहे हैं। ये खास तरह का सेल है जिनको पोडोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी ये जो बोमेन कैप्सूल है ये पोडोसाइट से बना हुआ है और इसके एक्सटेंशंस, ठीक है, यानी ये आप कह लें कि टांगनुमा इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं ये अंदर गए हुए हैं ब्लड कैपिलरीज में। तो वहां से इसने मुख्तलिफ चीजों को क्या करना है? खींचना है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन या फिल्ट्रेशन करनी है। तो ये बहुत सारी चीजों की फिल्ट्रेशन करता है। अब कौन कौन सी चीजें किस में आ जाती हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आ जाती हैं। दोस थिंग्स आर
तमाम क्या है, आप कह सकते हैं ये कंपोजिशन है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ब्लड से चीजें आ रही हैं, दो चीजें ब्लड में रह जाती हैं, ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा के प्रोटीन्स, यानी ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन ये फूल में रह जाती है, बाकी ये सारी चीजें आ जाती हैं किसमें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। अब इसमें जो हार्मफुल चीजें हैं वो क्या है, हार्मफुल चीज इसके अंदर यूरिया है या नाइट्रोजनस बेस है, उसके अलावा ज्यादातर ये सब चीजें क्या है, यूजफुल है। तो ये तमाम यूजफुल चीजें क्या है, इन तमाम यूजफुल चीजों की अभी रीएब्जॉर्प्शन होगी। रीएब्जॉर्प्शन ये कैसे करेंगे या किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, चलिए गौर से देखिए। ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है किसका, इसका, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये वाला। अब इस पोर्शन में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अगर इसका आप क्या ले लें, इसका आप क्रॉस सेक्शन ले लें तो वो किस तरीके से नजर आएगा, दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसके बाद ये क्या है, साथ में यानी ट्यूब्यूल के बाहर पहले ट्यूबुलर कैपिलरी। तो इसमें क्या चीज है, इसके अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो कि अभी अभी कहां से, अभी ग्लोमेरुलर से आया है इसके अंदर ट्यूबुलर रीजन में। अब जैसे हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर बहुत सारी यूजफुल चीजें हैं, वो सारी यूजफुल चीजें क्या होंगी, वो सारी यूजफुल चीजें आ जाएंगी ब्लड के अंदर, किसके अंदर आ जाएंगी, खून जो है उसके अंदर आ जाएंगी और ब्लड वापस उनको महफूज कर लेगा यूजफुल कंटेंट्स को। लेकिन उसके लिए एक खास मैकेनिज्म है, इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एक खास अरेंजमेंट से इसके सेल्स में, और इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनको माइक्रोविलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। एक माइक्रोविलाई की जो लेंथ है वो तकरीबन 1 माइक्रोमीटर होती है, यानी छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस माइक्रोविलाई। और इन माइक्रोविलाई का पर्पस क्या है, ये सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को क्या कर सके, रीअब्सॉर्ब कर सके। लिहाजा हम कहते हैं कि यहां पर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर क्या है, ब्रश बॉर्डर है। यानी पहले हमने डिस्कस किया कि ग्लोमेरुलर के अंदर स्क्वेमस एपिथेलियम होता है और इसके सेल्स क्यूब लाइक हैं, तो ये क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। तो इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर बड़ी मिकदार में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। बड़ी मिकदार में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इन माइटोकॉन्ड्रिया के एनर्जी प्रोवाइड करने का फायदा क्या है, तो इन माइटोकॉन्ड्रिया के एनर्जी प्रोवाइड करने का फायदा ये है कि ये एटीपीज देंगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ग्लूकोज, ये जितनी एसेंशियल चीजें हैं वो वापस आ जाएंगी किसके अंदर, ब्लड के अंदर वापस आ जाएंगी। ये तो हो गया रीएब्जॉर्प्शन का रोल किसका, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि यहां जो कलेक्टिंग डक्ट है इसके अंदर क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस और टॉक्सिन्स, एंटीबायोटिक रिमेन्स, मिसाल के तौर पे पेनिसिलिन, ये चीजें क्या होती हैं, ये चीजें ब्लड से आ जाती हैं, किससे, ब्लड से आ जाती हैं इनटू व्हाट, ब्लड से आ जाती हैं इनटू द कलेक्टिंग डक्ट आ जाती हैं। अलबत्ता ये कि कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इन दोनों में से पानी को भी खींचा जा सकता है। किसको खींचा जा सकता है, पानी को खींचा जा सकता है। वो फंक्शन कैसे होता है, तो वो एक हार्मोन है जिसको एडीएच कहते हैं। यानी ब्रेन में यहां पर एक ग्लैंड है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये क्या करता है, डायरेक्ट नेफ्रॉन टू एब्सॉर्ब
वाटर। एब्जॉर्ब वाटर से मुराद क्या है कि कंजर्व पानी को महफूज कर ले, कंजर्व वाटर इन बॉडी, बॉडी के अंदर पानी को क्या कर ले, कंजर्व कर ले, स्टोर कर ले। तो उस वक्त डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट से पानी वापस आ सकता है किसके अंदर, पानी वापस आ सकता है इनटू द ट्यूब्यूल रीजन। अब आते हैं मेन उस फंक्शन की तरफ के जो कि हमने डिस्कस किया था किसके अंदर, उस पार्ट ऑफ द लेक्चर में जिसमें टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन हमने डिस्कस की कि लूप ऑफ हेनले जो है इसमें ऑस्मो रेगुलेशन कैसे किस मैकेनिज्म के जरिए होती है। सबसे पहले इसको समझ लें कि लूप ऑफ हेनले के पार्ट्स कौन से हैं। तो ये वाला पार्ट जो कि नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे आने को डिसेंडिंग कहते हैं, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब, ये डिसेंडिंग लिम्ब है किसका, लूप ऑफ हेनले का। और ये वाला ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज रिगार्डेड एज एसेंडिंग लिम्ब। अब दोनों के अंदर जो परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी से मुराद ये कि इसमें से कौन सी चीज गुजर सकती है और कौन सी चीज नहीं गुजर सकती, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है और उसका जो मुख्तलिफ होना है उसका फायदा है ऑस्मो रेगुलेशन में। जैसे मिसाल के तौर पे ये एसेंडिंग लिम्ब जो है इसमें से पानी नहीं जा सकता, क्या नहीं जा सकता, पानी ब्लड में नहीं जा सकता, तो ये क्या है, दिस इज इम्परमिएबल टू वाटर। लेकिन साथ में क्या है, दिस इज परमिएबल टू सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसमें से जा सकता है, यानी हम ये कहें कि NaCl ये जाएगा कहां पर, NaCl जो है ये जाएगा ब्लड में, यहां पर आ सकता है सोडियम क्लोराइड, लेकिन ये कि इसमें से पानी इधर नहीं जा सकता। ऑन द अदर हैंड इसको अगर देखें डिसेंडिंग लिम्ब, तो दिस इज परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है उसके लिए ये इम्परमिएबल है। अब इससे होगा क्या, देखिए पहली बात इसको समझ लें कि ब्लड का फ्लो क्या है। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के बाद ये ब्लड कहां पर जा रहा है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के बाद ब्लड ऐसे जा रहा है, यूं इधर से होता हुआ, ये ब्लड की डायरेक्शन है, यहां से ब्लड आगे पास हो रहा है और इस तरह उलट डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, किसमें आ रहा है, उलट डायरेक्शन में। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज जो है दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन ये है इस तरीके से। तो ये एक मैकेनिज्म है जिसको कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। क्या कहते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म में वासारेक्टा के जरिए क्या होता है, वासारेक्टा के जरिए ऑस्मो रेगुलेशन होती है। कैसे, देखिए यहां से ब्लड है उसमें क्या है, उसके अंदर पानी की हाई कंसंट्रेशन है। अब होता ये है कि ये ब्लड जब इधर आ रहा है तो इसमें सोडियम क्लोराइड ऐड होता जाता है। जब ब्लड इधर पहुंचेगा तो इसके अंदर क्या है, ब्लड इधर पहुंचा तो दिस हैज हाई सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन। और डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर जो वाटर आ रहा है उसमें क्या है, हाई वाटर कंसंट्रेशन है, यानी इधर साल्ट ज्यादा है और उसके अंदर पानी ज्यादा है। तो साल्ट क्या करेगा, पानी को खींचेगा, जज़ब करेगा। तो ये सोडियम क्लोराइड जब इधर पहुंच गया, ये सोडियम क्लोराइड जब कहां पहुंचा, तो ये हाइपरटोनिक हो गया और ये क्या हुआ, हाइपोटोनिक। ये हाइपरटोनिक हो गया, ये क्या हुआ, हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक में से पानी आएगा किसके अंदर, हाइपरटोनिक के अंदर आ जाएगा, तो पानी की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, पानी की क्या हुई, एब्जॉर्प्शन हो गई। तो दो चीजें मुखालिफ सिमत में जा रही हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इस तरह जा रहा है और ब्लड यूं, यहां पर ब्लड नीचे जा रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है। दूसरा फैक्टर परमिएबिलिटी का है, किसका है, परमिएबिलिटी। तो इसमें से साल्ट जा सकते हैं और पानी नहीं जा सकता, तो ये साल्ट्स को ऐड करता है। यहां पर साल्ट की कंसंट्रेशन इसको क्या बना रही है, साल्ट की कंसंट्रेशन इसको हाइपरटोनिक बना रही है। क्या बना रही है, हाइपरटोनिक। और इसके हाइपरटोनिक होने का फायदा क्या है, इसके हाइपरटोनिक होने का फायदा ये है कि ये डिसेंडिंग लिम्ब से पानी को क्या करेगा,
खींचेगा। तो यूं इस काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म के जरिए से ऑस्मोरेगुलेशन हो रही है। तो जब ये लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होगा और इसके बाद डेंस कैपिलरीज होंगी, तो इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है उसका बड़ा काम ऑस्मो रेगुलेशन है। उसके मुकाबले में कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मेजर फंक्शन सिर्फ फिल्ट्रेशन है और थोड़े पैमाने पर वो ऑस्मो रेगुलेशन करता है। तो नेफ्रॉन में पहले पार्ट में फिल्ट्रेशन, यहां रीअब्सॉर्प्शन, लूप ऑफ हेनले में क्या हो रहा है, लूप ऑफ हेनले में ऑस्मो रेगुलेशन हो रही है, ऑस्मो रेगुलेशन। और यहां पर क्या हो रही है, यहां पर ट्यूबुलर सिक्रीशन हो रही है।